हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 2022 जनरल स्टडी मॉक टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एसएससी MTS ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी एस्पायरेंट्स एसएससी MTS के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं वह एसएससी की आधिकारिक साइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो हम हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर 2 गोविंद देशमुख, ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फुले या ऑप्शन नंबर 4 महादेव रानाडे। ठीक है, तो जो लोकहितवादी है इस नाम से ऑप्शन नंबर 1 गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, या ऑप्शन नंबर 2 Na2CO3 जिसे धावन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन नंबर 3 NaCl सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक इसे बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जो सोडियम यौगिक जिसका प्रयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है वह है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसे सोडा एस भी कहते हैं। इसका प्रयोग सोडियम यौगिक कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जापान लौह अयस्क निर्यात के महत्व को प्राप्त किया है। हमारे पास ऑप्शन हैं विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 मार्मा गोवा, या ऑप्शन नंबर 4 तूतीकोरिन। ठीक है, तो जो हाल ही में मार्मा गोवा बंदरगाह है जो कि जापानी लौह अयस्क निर्यात के महत्व को प्राप्त किया है, ये गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है मार्मा गोवा बंदरगाह, इसे जापानी लौह अयस्क निर्यात के महत्व को प्राप्त किया है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अरेबिका, रोबिस्ता और लिब्रिका किसकी किस्में हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर 2 चाय, ऑप्शन नंबर 3 गन्ना, या ऑप्शन नंबर 4 कपास। ठीक है, तो अरेबिका, रोबिस्ता और लिब्रिका ये कॉफ़ी की प्रजातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कॉफ़ी की प्रजातियां हैं, अरेबिका, रोबिस्ता और लिब्रिका। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन हेतु सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। ठीक है, एक बार दोबारा से प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 63, या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 64। ठीक है, तो ये जो वर्णन है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 74 के अंतर्गत इसका वर्णन है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 75 की, तो इसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, ऐसा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत वर्णित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 63 की, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। बाद में संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत अलग अलग बार बार क्या हुए, संशोधन हुए।
और बात करें हम अगर संविधान की 8वीं अनुसूची की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, भारत में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, इस वक्त भारत में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन जब मूल संविधान बना था, ठीक है, जब संविधान पारित हुआ था, तब 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थीं। ठीक है, उसके बाद 8 भाषाओं को अलग अलग समय पर संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा प्रश्न भी वही है कि बोडो भाषा किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। ऑप्शंस हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन नंबर 2 71वां संविधान संशोधन 1992, या ऑप्शन नंबर 3 92वां संविधान संशोधन 2003, या ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 52वां संशोधन 2003 में। ठीक है, जो 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, इसके तहत 4 भाषाएं संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, इन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 21वां संशोधन 1967, ठीक है, 1967 के 21वें संशोधन के तहत भारत के संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नोट करें, बिल्कुल याद रखना है, 21वें संशोधन 1967 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 71वां एमेंडमेंट जो हुआ था, 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला था, मान्यता प्राप्त भाषा ये बनी थी। और वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे 92वें संशोधन 2003 की, तो इसके तहत टोटल 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की मान्यता इसे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बोडो भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। वीडियो का अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 18 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 निर्वाचन, ऑप्शन नंबर 2 राजभाषा, ऑप्शन नंबर 3 आपात उपबंध, या ऑप्शन नंबर 4 संविधान संशोधन। तो अभी मैंने बताया था, जब मूल संविधान पारित हुआ था टोटल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। हमसे पूछा गया है संविधान का भाग 18 इसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर निर्वाचन की बात की जाती है तो संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा संविधान के भाग 17 के अंतर्गत वर्णित है। वहीं अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। साथ ही 20वां भाग, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो नोट कर लें 368वां अनुच्छेद है संविधान का। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं भाग 18 की, तो संविधान के भाग 18 में ऑप्शन नंबर 3 आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपात उपबंध का वर्णन 18वें भाग के में किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 शामिल है। इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है। ऑप्शंस हैं विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती का कार्य करना, ऑप्शन नंबर 2 मूल्य के भंडार रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर 3 इकाई खाते के रूप में प्रयोग किया जाना, या ऑप्शन नंबर 4 खपत को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाना। ठीक है, तो अगर हम मुद्रा के कार्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर 2 भी मुद्रा का कार्य है, ऑप्शन नंबर 3 भी मुद्रा का कार्य है,
तो ये हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं मुद्रा का कार्य नहीं है तो वह है ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा खपत को विनियमित करने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, खपत को विनियमित करने के लिए मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, फ्रैंकोइस बर्नियर किसके चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर 1 जहां आरा, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 मुराद, या ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह। ठीक है, हम बात करें अगर फ्रैंकोइस बर्नियर की तो इन दिए गए विकल्प में जो सही उत्तर है उसके अलावा औरंगजेब का भी चिकित्सक रहा था। और अगर हम बात करें अपने दिए गए ऑप्शंस में तो दारा शिकोह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दारा शिकोह को शाह इकबाल बुलंद के भी नाम से जानते हैं। शाहजहां मुगल सम्राट था, शाहजहां पांचवा, इसका सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह मारा गया था। औरंगजेब से इसे कई बार 2-3 युद्धों में लगातार पराजय का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, दारा शिकोह को पराजित कर औरंगजेब मुगल सम्राट बना था। दारा शिकोह का ही जो चिकित्सक था वह फ्रैंकोइस बर्नियर था। ओके, ये शाहजहां का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का दारा शिकोह। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में व्यापार का एकाधिकार कब खत्म हुआ? ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका चीन में जो व्यापार का एकाधिकार था कब खत्म हुआ? ऑप्शन हैं 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1835 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1833 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर 4 1860 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1833 ईस्वी। ठीक है, 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में की गई थी। और इसके अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो वह ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, कानूनी प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे? ऑप्शन नंबर 1 जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 2 थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर 3 टी.एच. ग्रीन, या ऑप्शन नंबर 4 पैट्रिक डेवालिन। तो जो कानूनी प्रत्यक्षवाद सिद्धांत है इसके प्रवर्तक ऑप्शन नंबर 1 जॉन ऑस्टिन थे। ठीक है, जॉन ऑस्टिन कानूनी प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, जो भी हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन पॉइंट लगातार एसएससी से रिलेटेड जनरल स्टडी के मॉक टेस्ट अपलोड करता रहेगा। तो हम अब हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिल्पा और लदांग डैश के अन्य नाम हैं? ऑप्शन नंबर 1 ट्रक कृषि, ऑप्शन नंबर 2 स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित कृषि, या ऑप्शन नंबर 4 रोपण कृषि। ठीक है, तो जो मिल्पा और लदांग हैं ये ऑप्शन नंबर 2 स्थानांतरण कृषि के अन्य नाम है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि के अन्य नाम मिल्पा और लदांग हैं। अगर हम बात करें स्थानांतरण कृषि की तो स्थानांतरण कृषि आदिवासियों के द्वारा की जाती है। और इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है, इस कृषि के अंतर्गत ज़मीन का एक बड़ा भाग जलाकर उसे साफ किया जाता है, उसमें कृषि की जाती है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्थानांतरण कृषि के अन्य नामों की तो स्थानांतरण कृषि को असम में झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, असम में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे बीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसे बीवर के नाम से जाना जाता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक चमकदार तत्व है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन, या ऑप्शन नंबर 4 जर्मेनियम। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन एक अधातु है। इसके अगर हम बात करते हैं हीरे की, ठीक है, कार्बन का अपर रूप है हीरा। वह हमारा क्या होता है, अधात्विक होता है, लेकिन उसमें चमक नहीं होती। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो एक उपधातु है, वही गैलियम भी एक उपधातु है।
और अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, ठीक है, तो आयोडीन एकमात्र चमकदार धातु है, आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें क्या होती है, चमक भी होती है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु आघात वर्धनीय लचीली है? ऑप्शन नंबर 1 Hg, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 सोना, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पोटेशियम। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 Hg की, तो Hg हमारी क्या होती है, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें आघात वर्धनीयता और लचीलेपन का तो कोई बात ही नहीं होती है भाई। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो ना तो आघात वर्ध है ना ही तन्य है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो भी हमारा समूह 1 की धातु हैं, क्षार मृदा धातु हैं, ये ना तो आघात वर्ध होती हैं, ना ही क्या होती हैं, लचीली होती हैं, ना ही तन्य होती हैं। काफ़ी मुलायम धातुएं होती हैं और बहुत ही अधिक सक्रियशील होती हैं। तो वह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, ना ही पोटेशियम इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड की, ठीक है, Au। गोल्ड का रासायनिक सूत्र है और गोल्ड हमारा क्या होता है, एक आघात वर्धनीय और लचीली धातु होती है, ठीक है। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 Au गोल्ड। गोल्ड जो कि एक आघात वर्धनीय, तन्य और लचीली धातु है, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चालक है? ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टिक चादर, ऑप्शन नंबर 2 आसुत जल, ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी की चादर, या ऑप्शन नंबर 4 मानव शरीर, ठीक है। इन ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक चादर विद्युत चालक नहीं होती है, आसुत जल भी विद्युत का चालक नहीं होता है। नोट करें, आसुत जल विद्युत चालन नहीं करता है, लेकिन जो खनिज जल होता है वह विद्युत का चालन करता है, ठीक है। जो जल हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, pH 7, वही जल हमारा आसुत कहलाता है। और ये जल में चूंकि आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत चालन नहीं करता है। लेकिन जो नॉर्मल वाटर यूज़ किया जाता है वह क्या करता है, विद्युत चालन करता है। भाई अगर हम बात करें लकड़ी की चादर की, तो लकड़ी की चादर भी विद्युत चालन नहीं करती है। हरी लकड़ियां आंशिक रूप से विद्युत चालन करती हैं, लेकिन लकड़ी की चादर अगर सूखी हो तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगी। अतः ऑप्शन नंबर 4 मानव शरीर इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर विद्युत का चालन करता है और इसका कारण मानव शरीर में उपस्थित आयन है, ठीक है। मानव शरीर में कई तत्वों के आयन विद्यमान रहते हैं, इस वजह से मानव शरीर में क्या होता है, अब विद्युत चालन होता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, एक गैर गोलाकार चम्मच, यहाँ पे गलती से चम आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन था, एक गैर गोलाकार चमचमाता चम्मच आम तौर पर किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर 1 गोलाकार दर्पण का, ऑप्शन नंबर 2 समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर 3 परवलयिक दर्पण का, या ऑप्शन नंबर 4 लेंस का, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लेंस हमारा ऐसा पृष्ठ होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो हमारा लेंस कहलाता है, तो वो इसका उत्तर नहीं होगा। अब बात करें ऊपर के 3 पॉइंट्स की, चूँकि हमारा जो गैर गोलाकार चम्मच है, या फिर चम्मच की हम बात कर लें, गोलाकार चम्मच की बात कर लें, तो वह एक दर्पण होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास गोलाकार चम्मच है जो आगे से वक्र में है, तो वह या तो उत्तल दर्पण की तरह काम करेगी या अवतल दर्पण की तरह काम करेगी, यानी कि वह क्या होगी, गोलाकार दर्पण होगी। लेकिन हमसे पूछा गया है एक गैर गोलाकार, मतलब ऐसी चम्मच जो गोलाकार ना हो, तो ऐसी चम्मच हमारी क्या करेगी, समतल दर्पण की तरह कार्य करती है, ठीक है। एक गैर गोलाकार चम्मच सदैव समतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समतल दर्पण। वीडियो का अगला प्रश्न है, नींद की बीमारी का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन नंबर 2 लेइसमनिया, ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मोडियम, या ऑप्शन नंबर 4 परमेसियम, ठीक है। तो जो नींद की बीमारी का कारण है एक सूक्ष्म परजीवी है और उसका नाम है ऑप्शन नंबर 1 ट्रिपनोसोमा, ठीक है। ट्रिपनोसोमा नींद की बीमारी का कारण है और एक परजीवी होता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, टमाटर में पाए जाने वाले टार्टरिक अम्ल कौन सा है? ठीक है, टमाटर में कौन सा टार्टरिक अम्ल टमाटर में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्जेलिक अम्ल,
ऑप्शन नंबर 3 एसिटिक अम्ल या ऑप्शन नंबर 4 सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो टमाटर में वैसे तो बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह होता है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल है। बात करें अगर हम टार्टरिक अम्ल की, तो ये इमली में साथ ही अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जिसे विनेगर और सिरका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम सिट्रिक एसिड की, तो नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो टमाटर में पाया जाने वाला जो प्राकृतिक अम्ल है वह है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल के अगर हम सूत्र की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र, वह इसका होता है COOH। ठीक है, या इसे C2H2O4 भी लिख सकते हैं। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका या ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान का एक संयुक्त संगठन है। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान का एक संयुक्त संगठन है क्वाड, जो कि चीन की गतिविधियों का विरोध करता है। अगर हम बात करें हमारे प्रश्न में, तो इसमें भारत भी है, अमेरिका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये तीनों ही क्वाड के सदस्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 चीन क्वाड का सदस्य नहीं है। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन, जो कि क्वाड का सदस्य देश नहीं है। अभी हाल ही में 2021 में 24 सितंबर 2021 को क्वाड की पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, क्वाड सदस्यों की पहली इन पर्सन मीटिंग 24 सितंबर 2021 को हुई थी, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिया था, सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे, और ये मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में व्हाइट हाउस में ये मीटिंग हुई थी। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष किया? पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, इसमें क्वेश्चन था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ठीक है, का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष किया था? हमारे पास ऑप्शन है, पहला 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1938 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर 3 1939 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर 4 1942 ईस्वी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक ये जो गठन था इसका सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन नंबर 3 1939 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के अंदर रहते रहते फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संगठन का क्या किया था, गठन कर दिया था। ठीक है, 1939 ईस्वी में। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, युवा भारती स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल, या ऑप्शन नंबर 4 वॉलीबॉल। अगर हम बात करें युवा भारती स्टेडियम की, तो इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्टेडियम फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर 1 विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर 2 MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3 नेल्सन मंडेला, या ऑप्शन नंबर 4 शशि थरूर। तो टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन की कृति है। ठीक है, MS स्वामीनाथन की कृति है, और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, ललित विस्तार किस धर्म का संस्कृत ग्रंथ है? और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को घर से बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, साथ में हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 12 जनवरी, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं हम 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
तो आप लोगों के लिए जो प्रश्न है, ललित विस्तार किस धर्म का संस्कृत ग्रंथ है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको हमारा ये मॉक टेस्ट कैसा लगा और आप लोगों का कितना स्कोर हुआ। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही किए, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।